Hi everyone, my name is Madhu Pandey. In this video, I am going to discuss about what is Indian National Congress and we will also discuss कि इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी कैसे, इसका एस्टेब्लिशमेंट कैसे हुआ, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, हमें इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो आगे प्रोसीजर हुआ, किस तरह से इसके अंदर आपकी वो बनी, एस्टेब्लिशमेंट डे क्या है इसका, इसके कौन कौन से प्रेसिडेंट रहे, मतलब इसके हर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। ओके, तो हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। क्या हुआ जब 1885 का रिवॉल्ट हो रहा था, तो उस टाइम पे ब्रिटिशर्स को एक बात समझ आ गई कि जो ये इंडियंस हैं, इनका जो 1885 का इन्होंने रिवॉल्ट किया वो इस वजह से हुआ क्योंकि जो इंडियंस थे इनकी कोई एक कंबाइंड पार्टी नहीं थी, ये अलग अलग तरह से बटे हुए थे, अलग अलग स्टेट में, अलग अलग जिलों में, अलग अलग कस्बों में ये बटे हुए थे, तो अलग अलग पार्टियां बनी हुई थी। तो जिस तरह से पार्टियां अलग अलग बनी हुई थी तो अलग अलग जगह पे आंदोलन हो रहे थे, तो एक तरह से जो ब्रिटिशर्स थे उन्हें जगह जगह पे आंदोलन देखने को मिल रहे थे। तो उन्होंने कहा कि भाई इतने आंदोलन होंगे तो सब उनका विरोध करने लग जाएंगे। तो एओ ह्यूम नाम के हमारे एक ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने एक 7 पेज की थ्योरी दी 1879 के अंदर। उन्होंने एक 7 पेज की थ्योरी दी। उस थ्योरी के अकॉर्डिंग उन्होंने बोला, उस टाइम पे एक वाइसराय हुआ करते थे जिनका नाम था लॉर्ड डफरिन। उन्होंने लॉर्ड डफरिन के सामने एक 7 पेज की थ्योरी रखी और उस थ्योरी में उन्होंने बताया कि हमें ना एक काम करना चाहिए लॉर्ड डफरिन सर, कि हमें एक पार्टी बना देनी चाहिए। अगर हम ना इंडियंस के लिए एक पार्टी बना देंगे तो क्या होगा कि जैसे कि आप इस तरह से समझिए कि अगर अगर आपको जो उन्होंने कहा कि जैसे इंडियंस है, वो सारे इंडियंस तो पढ़े लिखे हैं नहीं, सिर्फ कुछ इंडियंस ही पढ़े लिखे हैं, और जो ये दंगे, जो ये आंदोलन हो रहे हैं, जो हमारे खिलाफ लोग बोल रहे हैं, वो वही हैं जो पढ़े लिखे हैं। तो क्या होगा कि जैसा आज जो पढ़ा लिखा इंसान है, अगर आपके लोकेलिटी के अंदर पानी की परेशानी हो जाए तो आप क्या करोगे? आप जाओगे एमसीडी में, जाके वहां पे शिकायत कर दोगे, ठीक है, यही करोगे। ये तो नहीं करोगे ना कि आप धरना देने बैठ जाओगे कि नहीं जी हमारे यहाँ पानी नहीं आ रहा, ऐसा नहीं करोगे, ठीक है। आप क्या करोगे कि आप एमसीडी में जाओगे और वहां पर जाके शिकायत कर दोगे। तो यही बात एओ ह्यूम ने समझाई कि देखिए लॉर्ड अफ्रिन सर, क्या होगा कि जैसे जो पढ़े लिखे इंडियंस है ना, अगर इनके लिए हम एक पार्टी बना देते हैं तो क्या होगा, जब इन्हें कोई परेशानी होगी, इन्हें कुछ बोलना होगा, तो ये क्या करेंगे, ये लोग जाएंगे और उस पार्टी में जाके अपनी बात बोलेंगे। लेकिन क्योंकि पार्टी में तो हमारे ही लोग होंगे, पार्टी को तो हम अपने हिसाब से चलाएंगे, तो क्या होगा कि ज्यादा लोग ना उस पार्टी में बोल नहीं पाएंगे। मतलब इनका ये था, इन्होंने ये सोचा था कि पार्टी जो इनके लोगों के हिसाब से बाद में बन जाएगी। तो इन्होंने कहा तो क्या होगा कि अगर वो वहां जाके बोलेंगे ना, तो इतने हर जगह पर जाके आंदोलन नहीं हुआ करेंगे, सिर्फ एक ही जगह पर जाके बात होगी और वहीं पे बात होके खत्म हो जाएगी। तो क्योंकि बहुत सारे लोग इस बात को जान ही नहीं पाएंगे कि उनके साथ क्या हो रहा है, उन्हें क्या परेशानियां देखनी पड़ेंगी, तो वो लोग हमारे लिए आंदोलन भी नहीं करेंगे। तो सिर्फ कुछ ही लोग होंगे जो हमारे लिए आंदोलन करेंगे, उनकी आवाज को हम आराम से दबा सकते हैं। तो डफरिन ने कहा ये बात तो तुम्हारी एकदम ठीक है, तो चलो ठीक है, बनाओ पार्टी। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि 1879 में 7 पेज की जो थ्योरी थी, उसके अंदर इन्होंने जो 7 पेज की थ्योरी रिपोर्ट दी थी, उसके अंदर एक थ्योरी दी, उसका नाम था सेफ्टी वॉल थ्योरी। इस थ्योरी के अंदर इन्होंने क्या बताया, लॉर्ड डफरिन सर को बोला कि देखो हम एक थ्योरी देते हैं जिसका नाम है सेफ्टी वॉल थ्योरी। तो लॉर्ड डफरिन सर ने कहा बताओ ये थ्योरी क्या है भाई, इस थ्योरी में क्या बताना चाहते हो? तो इन्होंने कहा कि ये थ्योरी कुछ इस तरह से है कि देखो, जैसे एक पाइप है, इस तरह से समझना मेरी बात। इन्होंने किस तरह से समझाई अपनी बात को, ये क्या बताना चाहते थे इस थ्योरी के अंदर, मैं आपको बताती हूँ कि हमारी एक, मान लीजिए ये एक पाइप है, ठीक है सर, ये एक पाइप है। इस पाइप के अंदर, इस पाइप को आप मानिए कि ये जो पाइप है ना, ये इंडियन, ठीक है, ये इंडियंस है, और इस पाइप के अंदर ये कुछ पानी बह रहा है, ठीक है, ये पानी फ्लो हो रहा है, बंद है, ठीक है, और ये जो पानी है ये है नेशनैलिटी, ये इंडियंस की नेशनैलिटी है। अब क्या होगा कि जब तक इस पाइप में छेद नहीं होगा तब तक ये पानी तो बाहर नहीं आएगा, ये पानी इसी पाइप में बहता रहेगा। सेम इसी तरह से अगर इंडियंस को कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा, अगर उन्हें आंदोलन करने का मौका ही नहीं दिया जाएगा, तो उनकी नेशनैलिटी बाहर नहीं आएगी। तो अब इन्होंने कहा कि देखो भाई,
जैसे पाइप में छेद हो जाता है ना, अगर इस पाइप में आप छेद कर दो, यहाँ पे मान लिया आपका छेद हो गया, ये छेद हो गया यहाँ पर, ठीक है, तो क्या होगा, सारा पानी बह जाएगा। इसी तरह से इंडियंस में क्या हुआ है कि उनकी जो इंडियंस है उनके अंदर भी छेद हो गया, उनके अंदर भी आंदोलन, उनके अंदर अपने विचार व्यक्त करने के और अपने हक मांगने का, अधिकार मांगने का जो जज्बा है वो लोग भरते चले जा रहे हैं। तो हमें क्या करना है, उसको खत्म करना है, हमें उसे बंद कर देना है। तो अगर इस पाइप में से पानी रोकना है तो आप क्या करोगे, इस पाइप पे एक एमसील लगा दो, यहाँ से ये एमसील लगा दी, ठीक है, तो पाइप में से पानी जाना बहना बंद हो गया। यही काम जो है हमारी सेफ्टी वॉल्व थ्योरी करेगी। ये क्या करेगी, इंडियंस की जो नेशनैलिटी है ना, जो बाहर आ रही है, वो आने नहीं देगी। ये जो पार्टी यही काम करेगी कि देखो सर, यहाँ पर सिर्फ क्या होगा कि कुछ लोग जो हैं वो कुछ ही लोगों की बात में बीच में बात रह जाएगी, कुछ लोग बात करेंगे, अपनी बात रखेंगे आके यहाँ पर पार्टी में, उनकी बात सुनी जाएगी और बात खत्म हो जाएगी, ज्यादा लोगों तक ये बात नहीं पहुंच पाएगी। तो अब क्या होता है, तो वो कहते हैं ठीक है भाई, ओके। तो ब्रिटिशर्स ने इस थ्योरी को क्या बोला, ब्रिटिशर्स ने इस थ्योरी को बोला कि ये जो है ये सेफ्टी वॉल्व थ्योरी है। ब्रिटिशर्स के अकॉर्डिंग ये थ्योरी क्या थी भाई, ये थ्योरी थी सेफ्टी वॉल्व थ्योरी। लेकिन जो इंडियंस थे वो समझदार थे भाई, वो भी समझदार थे, ठीक है, उन्होंने कहा कि भाई ये हमारे लिए नहीं सोच रहे हैं, इनका कुछ और मकसद है। उन्होंने कहा क्या मकसद है, ठीक तो है, हमें हमारी एक पार्टी बन रही है, कुछ इंडियंस ने कहा ठीक है, एक पार्टी बन रही है, उस पार्टी में हम जाएंगे, अपनी बात रखेंगे और सब बात सॉल्व हो जाएगी। कहा नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ये क्या होगा कि जैसे आप इस तरह से समझो कि जो बादल है, ठीक है, जब बादल में बिजली कड़कती है तो क्या उससे धरती पे कोई फर्क पड़ता है, उससे धरती पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना। तो अगर धरती पे कोई फर्क नहीं पड़ता तो बादल के गरजने का क्या फायदा। इसी तरीके से जब कुछ लोगों को बात समझ आई, उन्होंने जाके, वो लोग जाएंगे और इस ऑफिस में जाके अपनी बात को बोलेंगे, बड़बड़ाएंगे, वो बात वहीं पे खत्म हो जाएगी और किसी के बात ये बात पहुंचेगी ही नहीं। तो जब ये बात पहुंचेगी ही नहीं तो क्या होगा भाई, तो क्या इसका कोई फायदा हुआ पार्टी बनाने का, इस पार्टी को बनाने का कोई फायदा नहीं हुआ। ठीक है, लेकिन इसका एक फायदा है, इसका क्या फायदा है, उन्होंने फिर भी इस चीज को सपोर्ट किया कि ठीक है कोई बात नहीं, इस पार्टी को बनने दो। उन्होंने कहा क्यों बनने दो भाई, जब ये हमारे किसी काम की नहीं। उन्होंने कहा इसलिए बनने दो कि देखो भाई, जब भी बारिश होगी, जब भी थंडरस्टॉर्म आएगा, जब भी बिजली कड़केगी, तो उससे बेशक धरती पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन धरती वालों को ये तो पता चल जाएगा कि बादल में कुछ दिक्कत है, बादल में कोई तो, आसमान में कोई परेशानी है, इसीलिए बिजली कड़की है, तो परेशानी का पता तो चलेगा कम से कम, तो उससे ही हम आगे की बातें कर लेंगे, इन्हें शुरुआत तो करने दो, बाकी हम खुद देख लेंगे। समझ आई ये बात। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के लिए इन्होंने ये बात करी, ये ब्रिटिशर्स ने सोचा इस तरीके से कि हम इस तरीके से अपनी बात को रख लेंगे। इन्होंने कहा कि ये जो थ्योरी दी जा रही है ये सेफ्टी वॉल्व थ्योरी है, और जो इंडियंस थे उन्होंने कहा नहीं, ये थ्योरी जो है इसे उन्होंने थंडरस्टॉर्म थ्योरी का नाम दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है, अब हम पढ़ते हैं। देखो अब इसके अंदर क्या हुआ, हमारा जो हमारा एओ ह्यूम था, उसका पूरा नाम है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। तो एओ ह्यूम ने 1878 में जो मीटिंग रखी थी, जहां उन्होंने 7 पेज की थ्योरी दी, वो रखी थी शिमला में। ठीक है, तो इसीलिए एओ ह्यूम को हर्मिट ऑफ शिमला भी कहा जाता है। यह है एओ ह्यूम, इन्हें कहा जाता है हर्मिट ऑफ शिमला भी कहा जाता है। ठीक है ना, इन्होंने अपनी एक थ्योरी दी थी 7 पेज की, जिसको इन्होंने सेफ्टी वॉल्व थ्योरी कहा था, और इंडियंस ने इसी थ्योरी को क्या कहा था, इन्होंने कहा था कि ये थंडरस्टॉर्म थ्योरी है। ठीक है, अब इन्होंने 1878 में जो मीटिंग की थी उसके बारे में सब कुछ डिस्कस हो गया, एकदम फिक्स हो गई कि ठीक है जी पार्टी बनेगी। तो 1885 में 28 दिसंबर 1885 में, 1878 में मॉडल आया था लेकिन 1885 में पार्टी बनी है। तो स्टैब्लिशमेंट कब हुआ इंडियन नेशनल कांग्रेस का, इंडियन नेशनल कांग्रेस का स्टैब्लिशमेंट हुआ 28 दिसंबर 1885 को। उस टाइम पे जो वाइसराय थे वो थे लॉर्ड डफरिन। ठीक है, और जो फाउंडर थे इस पार्टी के वो कौन थे, एओ ह्यूम। तो अगर पूछा जाए कि इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के फाउंडर कौन थे, तो वो थे एओ ह्यूम, और जो लॉर्ड डफरिन थे वो वाइसराय थे, और जो स्टैब्लिशमेंट हुआ वो 28 दिसंबर 1885 को हुआ। कहाँ पर हुई थी ये मीटिंग, ये हुई बॉम्बे के अंदर, वो भी कहाँ पर, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय के अंदर हुई। ठीक है, उसके बाद जो इसके पहले प्रेसिडेंट बनाए गए वो कौन बनाए गए, पहले प्रेसिडेंट बनाए गए वोमेश चंद्र बनर्जी को बनाया गया पहला प्रेसिडेंट इसका। ठीक है ना, ये है वोमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, आप
इमेज देख सकते हैं, इस इमेज के अंदर वोमेश चंद बनर्जी तो पहले प्रेसिडेंट बने वोमेश चंद बनर्जी। लेकिन अब होता क्या है, अब होता ये है कि जैसे ही ये पहली मीटिंग करते हैं तो उसके अंदर इन्होंने किया, वाइसराय लॉर्ड डफरिन रहे, फाउंडर एओ ह्यूम बने, जो प्रेसिडेंट बने वो वोमेश चंद बनर्जी बने। इन्होंने मीटिंग करी बॉम्बे के अंदर गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय के अंदर। लेकिन जो लोग आए वो कितने आए, वो केवल 72 लोग ही आए। तो इससे ब्रिटिशर्स को बहुत दुख हुआ, उन्होंने कहा नहीं भाई, ये तो नेशनल लेवल पे बनी है ना पार्टी, और जो पार्टी नेशनल लेवल पे बनी है उसमें से 72 लोग आएंगे तो लोगों तक क्या बात जाएगी, वो लोग तो इस पार्टी को अपना मानेंगे ही नहीं। ठीक है, लेकिन अब क्या हुआ था, जब ये मीटिंग हुई थी, पहली मीटिंग हुई, तो उसके अंदर दादा भाई नौरोजी भी आए थे, और जो दादा भाई नौरोजी थे वो ब्रिटिशर्स के बहुत खास हुआ करते थे। ठीक है, तो अब दादा भाई नौरोजी ने क्या कहा, इन्होंने कहा दादा भाई नौरोजी के सामने कि जी हमने ये पार्टी बनाई है और इस पार्टी का हमने जो नाम रखा है, उनका क्या नाम है इस पार्टी का, उन्होंने कहा जी इस पार्टी का नाम इंडियन नेशनल यूनियन है। ठीक है, तो फिर उन्होंने अपना मोटिव बताया, क्या है, क्यों है पार्टी, कैसे है। तो उन्होंने कहा सब ठीक है, लेकिन बात ये है कि इसका नाम आप इंडियन नेशनल यूनियन मत रखिए। उन्होंने कहा क्यों, यूनियन क्यों नहीं रखिए। तो उन्होंने कहा देखो ऐसा है कि जो यूनियन है ना वो इंग्लैंड का फ्लैग है, यूनियन इंग्लैंड का जो फ्लैग था उसका नाम भी यूनियन था उस टाइम। ठीक है, तो उनका जो यूनियन है वो तो इंग्लैंड का फ्लैग है। तो अगर आप ये पार्टी इंडियंस के लिए बना रहे हैं तो इसका नाम यूनियन हटा दीजिए। अगर आप यूनियन रखा रहने देंगे तो इंडियंस को ऐसा लगेगा कि ये पार्टी तो ब्रिटिशर्स की है, उन्होंने अपने लिए ही बनाई है। अब अगर आप, तो उन्होंने कहा हाँ बात आपकी ठीक है। उन्होंने कहा तो आप एक काम कीजिए, आप इसका ऐसा नाम रखिए ताकि उन्हें लगे कि ये सिर्फ इंडियन के लिए पार्टी, ये है ही नहीं ब्रिटिशर्स की पार्टी। मैंने कहा ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसका नाम यूनियन से बदल के क्या कर दिया, यूनियन से बदल के कर दिया कांग्रेस। ठीक है, इंडियन नेशनल। तो ये हिस्ट्री में पहली बार हुआ कि जो मीटिंग हुई, जब पहली पार्टी बनी उसकी पहली मीटिंग के अंदर ही पार्टी का नाम चेंज कर दिया गया, जिसका नाम था इंडियन नेशनल यूनियन, और बदल के क्या रख दिया गया, इंडियन नेशनल कांग्रेस। समझ आ गई ये बात। अब लेकिन एक परेशानी रह गई इनकी, इन्होंने कहा कि वो सब ठीक है लेकिन बात ये है कि सिर्फ 72 लोग आए हैं, सिर्फ 72 लोग आए हैं, तो 72 लोगों में तो हमारे कोई, ये पार्टी की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी, कोई इंडियन नहीं मानेगा कि ये पार्टी उनके लिए कुछ काम करेगी। जब लोग ही कम है तो क्या काम होगा, इस पार्टी से कोई काम नहीं हो पाएगा। उन्होंने कहा ये बात बदलनी पड़ेगी, इसमें लोग चाहिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, तो उन्होंने एक योजना बनाई कि जो सेकंड पार्टी करेंगे ना, सेकंड पार्टी के अंदर हम एक काम करते हैं, हम रख देते हैं, अब क्योंकि 28 दिसंबर इनका वो था फाउंडेशन डे था, तो हर साल ये 28 दिसंबर को ही वापस मीटिंग करते थे। तो इसके लिए बोला भी गया था कि ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो आपके मेंबर्स हैं, ये बरसाती मेंढक की तरह हैं जो साल में एक बार निकलते हैं और टर टर करते हैं और चले जाते हैं। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि ठीक है, अब इन्होंने कहा ठीक है 28 दिसंबर को 1885 में जो मीटिंग हुई थी, 1886 में अगली मीटिंग होगी। तो अगली मीटिंग में इन्होंने एक योजना बनाई कि जो 28, 29 और 30, ठीक है, 3 दिन की इन्होंने पार्टी दी, और उस पार्टी को क्या नाम दिया गया, गार्डन पार्टी। 3 दिन की इन्होंने गार्डन पार्टी दी, और इस गार्डन पार्टी के अंदर उन्होंने क्या कहा, इन्होंने गार्डन पार्टी के अंदर खाना फ्री कर दिया। ठीक है, अब आप अभी देख लीजिए, अगर इंडियंस का क्या है कि अगर ये अभी हमें खाना फ्री मिल जाए तो हम अभी कहीं भी चले जाते हैं, तो वो तो उस टाइम की बात थी। तो भाई खाना फ्री मिल गया, मैंने कहा ठीक है चलो चल देते हैं, जाने में क्या जा रहा है। ठीक है, खाना तो फ्री मिल रहा है, मीटिंग ले लेंगे, खाना फ्री खाएंगे, आ जाएंगे, क्या हो गया, मीटिंग ही तो लेनी है, चले गए। तो क्या हुआ, 3 दिन की पार्टी हुई और इनके लिए खाना फ्री कर दिया गया। तो इसमें आपको आश्चर्य होगा कि पहली मीटिंग में जहां 72 लोग आए थे, यहाँ पर 1200 लोग आए। ठीक है, ये बात देख के ब्रिटिशर समझ गए कि हमें किस तरह से जनसंख्या बढ़ानी है अपनी। अब उन्होंने हर साल मीटिंग के अंदर 3 दिन की गार्डन पार्टी रखना चालू किया और उसके अंदर खाना कर देते थे वो फ्री। तो क्या होता था कि लोग आ जाते थे, तो इससे उनका काम बन गया। अब हम नेक्स्ट इसके अंदर समझ आई आपको कि किस तरह से उन्होंने पार्टी स्टैब्लिश की। तो ये तो था एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पार्टी। अब हम नेक्स्ट इसमें ये सीखेंगे कि कौन सी मीटिंग हुई, कौन सी जगह पर हुई, किसने करवाई, कौन प्रेसिडेंट रहा, ये हमें नेक्स्ट सीखना है। ओके, तो हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में आप देखिए, अब हमारा आता है 1885 में जब इसका फाउंडेशन हुआ, तो उस वो कहाँ पर हुई थी, हमारी मीटिंग हुई बॉम्बे के अंदर। और किसने, कौन प्रेसिडेंट रहा, डब्ल्यूसी बनर्जी, वोमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, तो जो पहले प्रेसिडेंट थे कांग्रेस के वो कौन थे, वोमेश चंद्र बनर्जी। 1886 में अगली मीटिंग हुई जो कि हुई कोलकाता के अंदर, और ये किसने ली, दादा भाई नौरोजी रहे इसके प्रेसिडेंट। ठीक है, और इसी के अंदर उन्होंने सबसे पहले गार्डन पार्टी दी थी जिसके अंदर 1200 लोग आए थे। जो दादा भाई नौरोजी थे वो पहले
बैक्ट्रियन थे, वो पर्शियन भी बोला जा सकता है, वो पहले पारसी प्रेसिडेंट थे, ठीक है, पारसी थे वो। इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है दादा भाई नौरोजी को। इन्हें फादर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म भी बोला जाता है। और ये पहले इंडियन थे जिन्हें ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर मेंबरशिप मिली थी, ठीक है, लेबर पार्टी के अंदर इन्हें मेंबरशिप मिल गई थी। और ये पॉलिटिकल गुरु भी थे बाल गंगाधर तिलक के, ठीक है। अब क्या हुआ, जब इन्होंने 1200 लोगों की मीटिंग करी, 1200 लोग बुलाए, तो बाल गंगाधर तिलक को समझ आ गया कि नहीं, गड़बड़ है, ये तो ठीक नहीं है, ऐसे नहीं होगा। इसका मतलब कि उन्हें समझ आ गया कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ चल रही है, ये हमारे हित में नहीं है, ये पार्टी जो बन रही है हमारे हित में नहीं बनी है। इन्होंने कहा कि ये जो है, इस पार्टी के लिए बाल गंगाधर तिलक ने लोगों को समझाना शुरू किया। लेकिन जो अगली मीटिंग हुई उसके अंदर अभी बाल गंगाधर तिलक ने इतना कोई इसका विद्रोह किया नहीं। लेकिन अब क्या होता है कि अगली जो मीटिंग होती है आपकी, अगली मीटिंग होती है आपकी 1887 में, और जो 1887 में मीटिंग होती है, ठीक है, वो होती है मद्रास के अंदर, ठीक है, मद्रास के अंदर हुई अगली मीटिंग। और इसके बन गए सैयद बदरुद्दीन तैयब जी, ठीक है, एक मुस्लिम प्रेसिडेंट बने, ठीक है। फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन बना, वो बना सैयद बदरुद्दीन तैयब जी, ठीक है। अभी तक सब ठीक चल रहा है कि पहले बन गए हमारे उमेश चंद्र बनर्जी, दूसरे बन गए दादा भाई नौरोजी, तीसरे बन गए सैयद बदरुद्दीन तैयब जी, ठीक है जी। मद्रास में हुई मीटिंग, पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट बन गए। अब क्या होता है, अब देख रहे हैं अब जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने देखा कि 1888 में एक मीटिंग होने वाली है, लेकिन 1888 में तो भाई कुंभ का मेला भी लग रहा है इलाहाबाद के अंदर। तो इन्होंने कहा नहीं नहीं, हम अपनी मीटिंग क्या करेंगे, इलाहाबाद में ही रखेंगे इस बार। तो इन्होंने अपनी मीटिंग रखी इलाहाबाद में, और इस बार जो प्रेसिडेंट बने वो बने जॉर्ज यूले, ठीक है, एक ब्रिटिशर प्रेसिडेंट, ठीक है। अब क्या होता है कि जब 1887 में मीटिंग हुई थी मद्रास में, जिसमें सैयद बदरुद्दीन तैयब जी बने थे, तो उस टाइम पे बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि वो दिन दूर नहीं है जब ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है इसके प्रेसिडेंट भी एक ब्रिटिशर ही होंगे। और उन्होंने 1887 में ये बात कही थी। 1888 में ही जो ब्रिटिश थे जॉर्ज यूले, वो इसके प्रेसिडेंट बन गए, ठीक है। तो बाल गंगाधर तिलक की जो अंदाजा था वो ठीक हो जाता है यहाँ पर। अब क्या हुआ, जो हमारे इलाहाबाद की मीटिंग हुई, इन्होंने इलाहाबाद में रखी क्यों थी, क्योंकि वहां पे कुंभ मेला चल रहा था, और कुंभ मेला में बहुत सारे लोग आए थे। अब इन्होंने तो भाई कह दिया, इनका वही 28, 29, 30 को कर दो गार्डन पार्टी और कर दो खाना फ्री। अब क्योंकि कुंभ मेला था, बहुत सारे लोगों की भीड़ जमा थी, तो बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए, तो लगभग 5000 लोग आ गए थे वहां पर। तो इन्होंने अपने 28, 29, 30 को मीटिंग करी। उसके बाद 31 को क्या थी, वो न्यू ईयर ईव थी आपकी, ठीक है, न्यू ईयर ईव होती है ना, 31 दिसंबर को न्यू ईयर ईव थी, ठीक है। न्यू ईयर ईव में इन्होंने क्या किया कि इन्होंने बुलाया इंडियंस को, ठीक है आप आए, क्योंकि 3 दिन की भाई उन्होंने फ्री खाना खाया था, इंडियंस ने वहां पर रहे थे, वहां पार्टी एंजॉय करी थी। तो अब उनको इन्विटेशन आया था कि आपको न्यू ईयर ईव पे भी आना है, तो उन्हें तो जाना ही था, वो गए, ठीक है। 1 तारीख को उनकी न्यू ईयर पार्टी थी, 1 जनवरी को, तो 1 जनवरी को उन्होंने न्यू ईयर पार्टी में बुलाया। और वहां पर उस पार्टी में जॉर्ज यूले ने कहा कि हम अगली बार भी एक ब्रिटिश प्रेसिडेंट ही बनाएंगे, क्या कर लोगे तुम लोग, ठीक है। ये बात उन्होंने मीटिंग के अंदर कही, और उसका जवाब किसी के पास नहीं था, ठीक है। अब उन्होंने क्या कहा कि जॉर्ज यूले ने, अब ये जो पार्टी हुई 1 जनवरी को, उसी के अंदर मे विक्टोरिया लिव लॉन्ग के नारे भी लगाए गए, इंडियंस ने मे विक्टोरिया लिव लॉन्ग के नारे भी लगाए, पार्टी भी में भी आए, और इनको सपोर्ट भी किया, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक को ये बात पसंद नहीं आई, ठीक है। उन्होंने कहा कि इस तरह से तो इंडियन में नेशनलिज्म खत्म होता जा रहा है, मुझे इसके लिए कुछ करना होगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, उन्होंने इंडियंस में नेशनैलिटी इनहांस करने के लिए बाल गंगाधर तिलक ने एक फेस्टिवल चालू किया जिसका नाम था गणपति महोत्सव। 1893 में गणपति महोत्सव उन्होंने शुरू किया, ताकि इंडियंस में नेशनैलिटी बनी रहे, वो अपने कल्चर को ना भूले, ठीक है, वो ये ब्रिटिशर्स के बहकावे में ना आए। 1896 में, 1888 में मीटिंग हुई थी, उसके बाद भी बहुत सी मीटिंग हुई, ठीक है, दैट आर नॉट इम्पोर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। So I am covering the next meeting that is in 1896 that जो कि कोलकाता के अंदर हुई, और ये हुई रहीमतुल्लाह एम सयानी ने ली, ठीक है, जो कि इसके प्रेसिडेंट रहे। इनके सेशन, इनकी प्रेसिडेंसी के अंदर ही पहली बार वंदे मातरम गाया गया। और इसी टाइम पे बाल गंगाधर तिलक ने एक नया फेस्टिवल चालू किया जिसका नाम था शिवाजी महोत्सव। तो बाल गंगाधर तिलक ने 2 फेस्टिवल चालू किए थे, पहला था गणपति महोत्सव जो कि 1893 में चालू किया था, और दूसरा था आपका शिवाजी महोत्सव जो कि 1896 में चालू किया था, ठीक है। अब क्या होता है, 1902 में नेक्स्ट मीटिंग होती है, इसके बीच में भी मतलब लगातार मीटिंग चलती रही है। 1902 की बात करते हैं, जो 1902 की मीटिंग हुई वो अहमदाबाद में हुई, और ये
इसके प्रेसिडेंट रहे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी इसके प्रेसिडेंट रहे। पहली बार गांधी जी ने इस सेशन में पार्टिसिपेट किया था। ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी का सेशन इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि गांधी ने पहली बार इनके सेशन में ही पार्टिसिपेट किया था। 1905 में मीटिंग हुई बनारस के अंदर, और इसकी जो प्रेसिडेंट रहे वो गोपाल कृष्ण गोखले रहे, जो कि महात्मा गांधी के पॉलिटिकल गुरु भी है। महात्मा गांधी के पॉलिटिकल गुरु कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले। स्वदेशी मूवमेंट एक्सेप्ट कर लिया गया था। और इसी टाइम पे 1905 में एक सबसे बड़ा काम हुआ, सबसे बड़ा दुख जो इंडियंस को लगा वो क्या था कि बंगाल डिवीजन हो गया। ठीक है, क्योंकि 1905 में बंगाल डिवीजन हो गया तो इंडियंस को ये बात पसंद नहीं आई। उसके बाद उन्होंने विद्रोह करना चालू किया कि नहीं, बंगाल जो है वो डिवाइड नहीं हो सकता है, बंगाल इंडिया का पार्ट है और वो इंडिया में ही रहेगा, उसको इंडियन का ही पार्ट बनाया जाना चाहिए। इसके बाद से विद्रोह चालू हो गए। लेकिन अब कांग्रेस जो ये ब्रिटिशर्स थे ये तो नहीं सुन रहे थे ना इंडियंस की, तो इन्होंने कहा कि इन्होंने इस बात को इग्नोर किया, काफी टाइम तक इग्नोर किया। 1905 में जो मीटिंग हुई थी इसके अंदर बंगाल डिवीजन हो गया, उसके बाद बहुत सी बातें हुई, लेकिन अभी तक जितनी भी इन्होंने विद्रोह किए इंडियंस में उसमें उनकी बात नहीं सुनी गई। ठीक है, तो अब अगली मीटिंग जो हुई वो हुई 1906 के अंदर। 1906 के अंदर जो मीटिंग हुई वो हुई कोलकाता के अंदर, जिसके जो प्रेसिडेंट बने वो बने दादा भाई नौरोजी। उन्होंने स्टैब्लिशमेंट किया। ठीक है, उन्होंने स्वराज एक वर्ड दिया। ठीक है, एक स्वराज वर्ड दिया, और इन्होंने मुस्लिम लीग की स्थापना भी हुई इस टाइम पे। ठीक है, और स्वराज वर्ड दिया गया दादा भाई नौरोजी के टाइम पे। 1907 में क्या होता है, मीटिंग होती है इलाहाबाद के अंदर। ठीक है, मीटिंग हुई इलाहाबाद के अंदर, और इसके जो प्रेसिडेंट बने वो बने फिर से जॉर्ज यूले। ठीक है, अब जब जॉर्ज यूले बन गए तो बाल गंगाधर तिलक ने आईएनसी को लेफ्ट कर दिया। इस टाइम पे 1907 में बाल गंगाधर तिलक ने इंडियन नेशनल कांग्रेस को छोड़ दिया था। ठीक है, उसी टाइम पे इंडियन नेशनल कांग्रेस दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई थी। सूरत, जैसे सूरत स्प्लिट और कांग्रेस स्प्लिट कहा जाता है। जो दो पार्ट्स थे वो थे मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट। ठीक है, मॉडरेट्स नरम दल, एक्सट्रीमिस्ट गरम दल। ठीक है, नरम दल वो जो कि पार्टी जो आईएनसी थी उसके पॉइंट ऑफ व्यूज जो थे उसको सपोर्ट करते थे, उससे उन्हें कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जो एक्सट्रीमिस्ट थे, जो गरम दल थे, वो इस विचार को नहीं मानते थे, आईएनसी के विचार को नहीं मानते थे, तो वो इसका विद्रोह करते थे। तो वो थे आपके गरम दल के अंदर। तो जो मॉडरेट थे, जो नरम दल के अंदर थे लोग, उनका नाम क्या है? दादा भाई नौरोजी और गोपाल कृष्ण गोखले। एक्सट्रीमिस्ट कौन थे? लाला लाजपत राय थे, बाल गंगाधर तिलक थे, विपिन चंद्र पाल थे। तो इनको इस तरह से याद रखें आप, लाल बाल पाल। ठीक है, लाल बाल पाल के नाम से याद रखें। ठीक है ना, तो ये हमारे बन गए जो एक्सट्रीमिस्ट थे, और मॉडरेट्स हो गए हमारे दादा भाई नौरोजी हो गए, और गोपाल कृष्ण गोखले हो गए। तो गरम दल नरम दल में जब सरकार बट गई तो फिर बाल गंगाधर तिलक ने ये पार्टी को छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि मैं इस डिवीजन में पार्टिसिपेट नहीं करूंगा। ठीक है ना, अब अगला क्या होता है, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बाल गंगाधर तिलक ने जब इसको छोड़ दिया तो बाल गंगाधर तिलक ने क्या किया? बाल गंगाधर तिलक को जेल भेज दिया गया। क्यों भेज दिया गया भाई? बाल गंगाधर तिलक वहां से चले गए उसको छोड़ के, लेकिन उन्होंने कहा कि इंडियंस के अंदर तो नेशनलिज्म जगाना है ना, इंडियंस के अंदर नेशनलिज्म जगाना है, तो उन्होंने क्या किया? जनरलिज्म करना चालू किया, इंडियन जर्नलिज्म किया उन्होंने। इंडियन जर्नलिज्म के थ्रू उन्होंने इंडियंस की बात को, इंडियंस तक इस बात को पहुंचाया कि इंडियन नेशनल कांग्रेस में क्या चल रहा है। लेकिन क्योंकि ब्रिटिशर्स को ये बात पसंद नहीं आई तो उन्होंने क्या किया? उनको डाल दिया जेल। उन्होंने कहा इनको जेल में डाल देते हैं भाई। ठीक है, तो बाल गंगाधर तिलक ने 2 बुक लिखी और इसके अंदर उन्होंने अच्छे से ये बात को समझाया, केसरी और मराठा। ठीक है, अब 1909 में क्या होता है, एक वायसराय हैं लॉर्ड मिंटो थे, और 1909 में, और उनके सेक्रेटरी बने थे लॉर्ड मॉर्ले। तो मॉर्ले मिंटो बने थे, 1909 में आए। तो 1909 में एक रिफॉर्म आया था जिसका नाम है मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। इसके अंदर इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा देखो ऐसा है, सुनो, मीटिंग लेते हैं ये। ठीक है, इन्होंने कहा कि देखो हम समझाते हैं, जैसे 100 लोग हैं मान लो। ठीक है, 100 लोग हैं, और उसमें से मान लो कि 80 जो हैं वो तो वो आपके हिंदू हैं, और जो 20 हैं वो मुस्लिम हैं। तो भाई जब कोई भी कैंडिडेट खड़ा होगा, ठीक है, कोई भी कैंडिडेट पोस्ट के लिए खड़ा होगा, तो अगर वो हिंदू होगा तो वो तो आसानी से जीत जाएगा, क्योंकि इनके तो वोट ज्यादा है, इनके पास तो लोग ज्यादा है। तो इसका मतलब मुस्लिम तो कभी कोई कैंडिडेट बन ही नहीं पाएगा, उसे कोई पोस्ट मिलेगी ही नहीं। तो उन्होंने कहा एक काम करेंगे कि जो ये 80 लोग हैं ना जहां पर, वहां पे तो हिंदू और मुस्लिम कोई भी खड़ा हो सकता है, लेकिन जो 20 लोग हैं यहाँ सिर्फ मुस्लिम ही खड़े होंगे, यहाँ हिंदू नहीं खड़े हो सकते। तो अब क्या हुआ? अब तक जो आईएनसी के मेंबर हुआ करते थे अब वो हिंदू मुस्लिम हो चुके हैं। तो इन्होंने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी लाई और डिवाइड कर दिया, हिंदू और मुस्लिम को डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब क्या होता है 1902 में 1911 के अंदर क्या होता है, मिंटो 2 आता है जो कि वॉयसराय है। ठीक है,
अब ये आता है तो ये देखता है कि भाई 1911 के अंदर क्या होने वाला था, दिल्ली दरबार लगने वाला था। दिल्ली दरबार के अंदर जॉर्ज पंचम जो थे, जॉर्ज पंचम राजा थे लंदन के, लंदन के राजा जॉर्ज पंचम, और उनकी जो वाइफ थी विलियम मैरी। लंदन के राजा जॉर्ज पंचम थे, ठीक है, और जो उनकी वाइफ थी विलियम मैरी, वो आने वाली थी दिल्ली दरबार के अंदर, ठीक है, यहाँ पर दिल्ली में। तो इन्होंने कहा कि भाई अगर ऐसा हुआ, ये लोग आए, तो जो इंडियंस हैं वो तो खुश नहीं है, वो तो हमसे खुश नहीं है, वो तो उन्हें तो जब से बंगाल डिवीजन हो तब से हमको हमारा विरोध कर रहे हैं, तो हम क्या करें। अगर ये लोग आए और इनकी इन्होंने बेइज्जती कर दी, काला झंडा वंडा दिखा दिया, तो हमारी तो बहुत बेइज्जती हो जाएगी, हमारी तो बहुत जॉर्ज पंचम बेइज्जती कर देंगे कि तुमने हमारा कैसा स्वागत किया। तो उसने कहा नहीं, ऐसा तो मैं नहीं होने दूंगा। इसने मीटिंग ली, इसने बोला, ये गया, ये भागता भागता लंदन गया। इसने कहा कि देखो सर जॉर्ज पंचम, सुनो, क्या होगा कि इंडियंस जो है ना वो आपसे बहुत खुश हैं, वो आपकी बहुत तारीफ करते हैं। तो इन्होंने कहा क्यों भाई, मेरी क्यों तारीफ करते हैं, मैंने क्या ऐसा। तो कह रहे कि उनको ऐसा लगता है कि जब आप आओगे ना तो आप बंगाल का डिवीजन रोक दोगे। उन्होंने कहा अच्छा ऐसा लगता है, ठीक है चलो देखेंगे, जब आएंगे तो देखेंगे। ठीक है, अब ये चला जाता है वहां से, उसको बोल के चला जाता है। अब ये आता है, वापस आता है इंडिया और मीटिंग लेता है आईएनसी की। उसमें लोगों को कहता है, इंडियंस को बोलता है, देखो सुनो, हमारे जो है राजा आ रहे हैं लॉर्ड लंदन से जॉर्ज पंचम, और उनकी वाइफ आ रही है विलियम मैरी दिल्ली दरबार के अंदर। अगर तुमने उनका स्वागत अच्छा किया और वो खुश हो गए तो हो सकता है वो बंगाल डिवीजन रोक दे। तो इंडियंस ने कहा कि ठीक है भाई, देखो हम 1905 से तो करते ही आ रहे हैं आंदोलन, अभी तक तो कुछ हुआ नहीं, तो ये भी करके देख लेते हैं, क्या पता हो जाए, अगर हो जाएगा तो अच्छा, वरना आंदोलन तो चल ही रहा है। कहा ठीक है भाई, कर देंगे, ओके। तो अब जब जॉर्ज पंचम आए तो क्या हुआ कि पहली बार जैसे ही जॉर्ज पंचम आए तो वो उनकी कार जहां जहां से गई वहां पे रेड कारपेट बिछाए इंडियंस ने। हर नुक्कड़ पे, हर गली के नुक्कड़ पे जो औरतें खड़ी थी उन्होंने उनकी आरती उतारी, और जो छतों पे औरतें थी उन्होंने वहां से फूल बरसाए। बहुत भव्य स्वागत हुआ उनका, उन्हें बहुत अच्छा लगा ये स्वागत देख के। और जैसे ही वो दिल्ली दरबार में पहुंचे, वहां पे रविन्द्रनाथ टैगोर जी जो थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने उनके स्वागत के अंदर एक गान गाया जिसका नाम था जनगण मन, जो आज हमारा राष्ट्रीय गान है, ठीक है, जनगण मन गाया। तो जो जॉर्ज पंचम आए थे वो बहुत खुश हो गए, उन्होंने कहा भाई ये तो बहुत सही है, इन तो हमारा बहुत अच्छा स्वागत किया है। तो उन्होंने फिर घोषणा कर दी कि देखो बंगाल का डिवीजन मैं रोकता हूँ। उन्होंने कहा मैं बंगाल का डिवीजन रोकता हूँ और मैं दिल्ली को इंडिया की राजधानी बनाता हूँ। उन्होंने दिल्ली को इंडिया की राजधानी बना दी। तो 1911 के अंदर जो इंडिया की कैपिटल थी वो दिल्ली बन गई, ठीक है। अब क्या होता है, क्योंकि अब जॉर्ज पंचम चले गए, अब बंगाल डिवीजन रुक गया, तो अब अगली मीटिंग होती है। अगली मीटिंग कहाँ होती है, अगली मीटिंग होती है हमारी लखनऊ के अंदर 1906 में। अगली नहीं है, मतलब इसके बीच में भी बहुत सारी है, लेकिन हमें 1916 की पढ़नी है, जो कि लखनऊ में हुई, जिसकी जो प्रेसिडेंट थी वो अंबिका चरण मजूमदार थी। इस टाइम पे मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट ये जो थे ये एक हो गए थे, नरम दल और गरम दल ये एक हो गए थे, और लखनऊ पैक्ट उस टाइम पे साइन हुआ था, ठीक है, लखनऊ पैक्ट साइन किया गया। 1917 के अंदर कोलकाता में हुई मीटिंग, जिसकी जो प्रेसिडेंट बनी वो एनी बेसेंट बनी, ठीक है, और ये थी पहली वुमेन प्रेसिडेंट थी इंडिया की, ठीक है। 1924 के अंदर जो मीटिंग हुई वो हुई बालगांव के अंदर, और इसके जो प्रेसिडेंट बने वो बने महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जो थे वो पहली और आखिरी बार इस सेशन में प्रेसिडेंट बने और पार्टिसिपेट किया। अगर ये पूछा जाए कि क्या इंडिपेंडेंस के टाइम पे महात्मा गांधी आईएनसी के मेंबर थे, तो आईएनसी के मेंबर भी नहीं थे महात्मा गांधी उस टाइम पे, ठीक है। महात्मा गांधी फर्स्ट एंड लास्ट टाइम बालगांव की मीटिंग में आए, प्रेसिडेंट बने, उसके बाद से वो कहीं नहीं आए इस आईएनसी की मीटिंग के अंदर, ठीक है। उसके बाद 1925 के अंदर कानपुर में मीटिंग हुई, जिसकी प्रेसिडेंट बनी सरोजनी नायडू। ये पहली इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट थी। पहली वुमेन प्रेसिडेंट पूछा जाए तो वो एनी बेसेंट है, पहली इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट पूछा जाए तो सरोजनी नायडू है। 1929 के अंदर जो मीटिंग हुई वही लाहौर के अंदर, जिसके प्रेसिडेंट बने जवाहरलाल नेहरू, और इनके टाइम पे ही इन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग करी कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। पूर्ण स्वराज मतलब कि हमें पूरा हक चाहिए अपना, ठीक है, हमें पूरी तरह से आजाद होना है। अब इन्होंने पूर्ण स्वराज मांगा। क्या हुआ कि भाई, तो इसके अंदर हमारे जो मेन क्वेश्चन बनते हैं वो यही है कि जो पहली इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट थी आईएनसी की वो कौन थी, पहली इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट कौन थी, क्या महात्मा गांधी इंडिपेंडेंस के टाइम पर भी इसके मेंबर थे या नहीं थे। तो यहाँ से यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं। अब हम अगले सेशन के बारे में पढ़ते हैं। अगले सेशन में क्या होता है, देखो अगले सेशन हुआ हमारा 1940 की बात करते हैं। 1940 का सेशन हुआ रामगढ़ के अंदर, जिसके प्रेसिडेंट बने अबुल
कलाम आजाद, ये सबसे ज्यादा लंबे पीरियड के लिए इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे और ये यंगेस्ट प्रेसिडेंट भी रहे कांग्रेस के। अगर पूछा जाए कि यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस कौन है, तो यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस कौन है, हमारे अबुल कलाम आजाद। और सबसे ज्यादा पीरियड किसका रहा, वो भी हमारा अबुल कलाम आजाद का ही रहा। ठीक है, 1946 के अंदर जो है वो मीटिंग हुई मेरठ के अंदर, जिसके प्रेसिडेंट बने जेबी कृपलानी, क्योंकि 1946 के अंदर बने थे। 1947 में हमें 15 अगस्त 1947 में हमें आजादी मिल गई थी। तो आजादी के टाइम भी अगर प्रेसिडेंट पूछे जाए तो कौन है, जेबी कृपलानी। तो आजादी के टाइम पे आईएनसी के प्रेसिडेंट कौन थे, जेबी कृपलानी थे। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। तो ये हमारी कुछ इंपॉर्टेंट मीटिंग है जो हमें याद रखनी है। ठीक है, इसके जगह कहाँ पर हुई, कौन सी जगह पर ये मीटिंग हुई, कौन कौन प्रेसिडेंट रहे, उनके टाइम पे क्या इंपॉर्टेंट काम हुआ, ये हमें याद रखना है। अब हमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स याद रखने हैं कि फर्स्ट कौन था, किसने क्या बोला। ठीक है, ये हमें याद रखना है। तो वो क्या है हम देख लेते हैं। ठीक है, देखो, हर्मिट ऑफ शिमला। हर्मिट ऑफ शिमला कौन था, मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था। हर्मिट ऑफ शिमला हमारा एओ ह्यूम थे, हमारे क्या थे वो, तो ब्रिटिशर्स थे, एओ ह्यूम। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ ब्रिटिश प्रेसिडेंट कौन कितने थे, हमारे 5। ठीक है, बायोग्राफी किसने लिखी एओ ह्यूम की, वो लिखी विलियम बेम्बरडन, जो कि एओ ह्यूम के बाद एओ ह्यूम ने अपनी मीटिंग में कहा था, याद हो कि उन्होंने कहा था कि अगली बार भी मैं जो है वो ब्रिटिश को ही प्रेसिडेंट बनाऊंगा, कोई क्या कर लेगा मेरा। तो जो अगली बार प्रेसिडेंट बना था वो बना था विलियम वेडरबर्न, सॉरी विलियम वेडरबर्न बना था। और विलियम वेडरबर्न जो था वो 2 बार बन चुका है। ठीक है, ये इकलौता प्रेसिडेंट था जो 2 बार बना आईएनसी का प्रेसिडेंट ब्रिटिशर्स में। ठीक है ना। उसके बाद फर्स्ट ग्रेजुएट वुमेन अगर पूछा जाए आपसे कि पहली ग्रेजुएट वुमेन कौन थी, तो वो थी कादम्बिनी गांगुली। लाला लाजपत राय ने कौन सी बुक्स लिखी, उन्होंने लिखी अनहैप्पी इंडिया एंड पंजाबी। पहले प्रेसिडेंट कौन थे कांग्रेस के, तो वो उमेश चंद्र बनर्जी, हमें पता है। पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट पूछे जाए तो सैयद बदरुद्दीन तैयब जी। पहले ब्रिटिश प्रेसिडेंट पूछे जाए तो वो जॉर्ज यूले हैं। पहली वुमेन प्रेसिडेंट पूछी जाए तो वो एनी बेसेंट है। अगर पहली इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट पूछी जाए तो वो सरोजनी नायडू है आपकी। अगर पहला विलेज सेशन पूछा जाए कि पहला विलेज सेशन कहाँ पे हुआ, तो वो हुआ फैजपुर के अंदर। पहले यंग प्रेसिडेंट कौन बने, सबसे ज्यादा यंग प्रेसिडेंट अभी हमने पढ़े थे, वो कौन बने, अबुल कलाम आजाद बने। और इंडियन नेशनल फ्लैग को किसने डिजाइन किया था, वो पिंगली वेंकैया ने किया था। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो हमें याद रखने हैं। ठीक है, ये है हमारे इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में कि इंडियन नेशनल कांग्रेस कैसे बनी, वो आगे कैसे बढ़ी, उन्हें किस किसने हेड किया और क्या क्या परेशानियां आई थी, किसने किस तरह से परेशानियों का सामना किया। ठीक है, तो ये हमारे कुछ फैक्ट है एएनसी के बारे में। आई होप दीज फैक्ट्स विल हेल्प यू। थैंक यू।